हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का अपने वेदांत क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, आपकी इसी तैयारी को लगातार मजबूती मिलती रहे, इसलिए वेदांत क्लासेस की तरफ से आपको कंप्यूटर की और साइंस की क्लासेस लगातार दी जा रही हैं इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज हमारी कंप्यूटर की क्लास। और कंप्यूटर की क्लास आज टॉपिक पे रहने वाली है, वो टॉपिक है भाई स्टोरेज डिवाइस। यानी आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। और कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में ये पॉइंट जो है हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। चलिए, तो कंप्यूटर में बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे हार्डवेयर के बारे में। और हार्डवेयर में हमें बेसिकली जो है 4 पॉइंट्स पढ़ने थे। 4 पॉइंट में से हमने 3 पॉइंट जो है कल की क्लास तक कंप्लीट कर ली। हमने सभी इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, हमने सभी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद में हम लोगों ने कल प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में भी पढ़ लिया। लाइक हमने सीपीयू, मदरबोर्ड, इनके बारे में पढ़ लिया है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और आज जो है हम हार्डवेयर का एक लास्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका लास्ट पॉइंट जो है वो हमें पढ़ना है सभी स्टोरेज डिवाइस। यानी स्टोरेज डिवाइस के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। स्टोरेज डिवाइस कह दो या इसे कह दो मेमोरी, क्या कह सकते हैं भाई? हम कह सकते हैं चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज की क्लास जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है मेमोरी से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मेमोरी होती क्या है और कंप्यूटर में मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी वर्क मतलब प्रोसेस होता है, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो होती है आईपीओ बेस्ड। और आईपीओ क्या है सभी को मालूम है। आईपीओ का मतलब है कंप्यूटर में सबसे पहले कोई भी डाटा इनपुट किया जाता है, और इनपुट किए गए डाटा पे देन सेकंड जो होता है वो स्टेप आता है प्रोसेस का। यानी इनपुट किए गए डाटा पे फिर प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस करने के बाद में उसी डाटा को रिजल्ट के रूप में जो है आउटपुट के रूप में जो है मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाया जाए। मेन वर्क यही होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। अब सुनिएगा कि जब जो डाटा हमने एक बार इनपुट कर दिया है और एक बार हमारा डाटा प्रोसेस किया है, अब सब मान लीजिए कि हमें भविष्य की प्रोसेस डाटा की फिर से ज़रूरत पड़ी। वही हमारे पास दो तरीके होंगे, हम फिर से इनपुट करेंगे डाटा, फिर से डाटा प्रोसेस होगा और फिर से हमें रिजल्ट के रूप में जो है प्रोसेस डाटा दिखाया जाएगा। पर हमें ऐसा करना ही क्यों है? जब हम एक बार डाटा इनपुट कर चुके हैं और एक बार जब हमारा डाटा प्रोसेस हो चुका है, तो बार-बार ऐसा काम करना ही क्यों है? हम इसके बजाय ये कर सकते हैं कि जो प्रोसेस किया गया डाटा है उसको हम जो है कंप्यूटर में कहीं पर सुरक्षित रख लें, उसको कहीं पर सेव करके रख लें, ताकि भविष्य में इसी डाटा की जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़े तो हमें फिर से कंप्यूटर में डाटा ना देकर उससे काम ना करवाना पड़े, डायरेक्ट ही हमें प्रोसेस डाटा मिल जाए। तो भाई कंप्यूटर में प्रोसेस डाटा को किसी न किसी जगह हमें सेव करना होगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग मेमोरी की बात कर रहे हैं भाई, मेमोरी की बात करेंगे। मेमोरी एक्चुअल में कंप्यूटर में होती क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी की बात की जाए तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान जहाँ पर डाटा को सुरक्षित रखा जाता है, डाटा को सेव किया जाता है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है कंप्यूटर के अंदर जिसे कहा जाता है मेमोरी, जहाँ पे डाटा क्या होता है, डाटा सेव होता है, डाटा को करके रखा जाता है भविष्य में उपयोग करने के लिए। या हम कह सकते हैं कि बैकअप के रूप में भी जब हमें डाटा को स्टोर करके रखना है, तब भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई? मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, तो बेसिकली सबसे पहले तो भाई मेमोरी क्या होती है वो हमें पता चल गया। अब देखो मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी होती है दो प्रकार की। कंप्यूटर में मेमोरी होती है दो प्रकार की। अब कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की कौन कौन सी? तो मेमोरी की बात चल रही है तो मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी जिसे कहेंगे। प्राथमिक मेमोरी कहे जाने के कई कारण हो सकते हैं भाई, क्यों इन्हीं को ही प्राइमरी मेमोरी कहेंगे, ठीक है। और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कहे जाने के भी कई कारण हो सकते हैं, क्या कारण है वो हम देखते हैं।
सबसे पहले बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी का मतलब है, एक तो ये कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ड होती है, मतलब कंप्यूटर को जब बनाया जाता है कंपनी के द्वारा, तो कंप्यूटर को बनाते समय ही, कंप्यूटर को स्ट्रक्चर करते समय ही कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड होती है वहां पर इन चिप को लगा दिया जाता है। मतलब कंप्यूटर के निर्माण के समय ही में अगर हम मैं बात करूँ, मेमोरी जो है वो चिप के रूप में कंप्यूटर के निर्माण के समय ही लगा दिया जाता है। ऐसी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की पहले से इनबिल्ट मेमोरी। ठीक है। और भाई पहले रूप में वही मेमोरी होती है, हमारा जो डाटा होता है वो डाटा जाता भी कंप्यूटर के अंदर पहले उन्हीं मेमोरी में है। कल जब अपन ने सेंट्रल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा, सिप के बारे में पढ़ा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर में डाटा इनपुट होता है और इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले किस मेमोरी के पास पहुंचता है। तो अगर कल की क्लास को आपने अच्छे से पढ़ा है और उसको रिवाइज अच्छे से किया है तो सबको याद आ गया होगा कि डाटा सबसे पहले रैम मेमोरी के पास पहुंचता है, फिर रैम से डाटा एएलयू के पास जाता है, एएलयू द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है, फिर प्रोसेस किया हुआ डाटा जो है, प्रोसेस डाटा वो पहुंचता है रोम मेमोरी के पास। और बेसिकली अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की स्वयं की जो मेमोरी होती है वो ये दो ही मेमोरी होती है, रैम और रोम। ये एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ की चिप होती है। ठीक है। पे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सुरक्षित करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि रैम और रोम चिप जो है ये कंप्यूटर को बनाते समय ही उसके मदरबोर्ड पे लगा दी जाती है। ये इन्हीं दो मेमोरी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी एक्चुअल में जिसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, ये कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी होती है। क्या होती है भाई, कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी होती है, क्योंकि कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे लगी होती है। हम इस प्रकार की मेमोरी को बाहर से कंप्यूटर में अटैच नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए, तो पहली चीज तो प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी कौन सी हो गई, कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर पहले से लगी होती है, कंप्यूटर के निर्माण के समय इसको लगाया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि मान लीजिए कंप्यूटर में हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा डाटा हो गया है, यानी डाटा हमारा बहुत बड़ा हो गया है, अब वो प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता से बाहर है। मतलब प्राइमरी मेमोरी की जितनी कैपेसिटी है उतनी का तो डाटा कंप्यूटर में सेव हो गया, लेकिन अब डाटा बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा डाटा है। ठीक है। एक्स्ट्रा डाटा को सेव करने के लिए अब हमें कंप्यूटर में क्या करना पड़ेगा, अलग से कोई हमें मेमोरी लगानी पड़ेगी, अलग से हमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान ला के लगाना पड़ेगा जिसपे हम एक्स्ट्रा डाटा को या एक्सटर्नल डाटा को सेव करके रख सके। तो अतिरिक्त डाटा को सेव करने के लिए हम जिन डिवाइस का यूज़ करते हैं वो, या जिस मेमोरी का यूज़ करते हैं वो कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी, या जिसे कहते हैं द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या जिसे कहते हैं द्वितीयक मेमोरी। और ये कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है, मतलब पहले से कंप्यूटर में इनबिल्ड नहीं आती है, कंप्यूटर में बाहर से अटैच होती है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या बाहरी मेमोरी। ठीक है। चलिए, तो पहले तो बेसिकली मेमोरी दो प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इनको प्राइमरी या सेकेंडरी क्यों कहेंगे, इसका रीजन हमने देख लिया। चलिए, अब देखो प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से आती है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं भाई, इसको कह सकते हैं आंतरिक मेमोरी। क्या कहेंगे भाई इसे कहेंगे आंतरिक मेमोरी, या इसे कहेंगे इंटरनल स्टोरेज। क्या कहेंगे भाई, इंटरनल इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं, इंटरनल स्टोरेज भी कहा जा सकता है। ठीक है। चलिए, सेकेंडरी मेमोरी की मैं बात करूं तो भाई इसको हम जो है कंप्यूटर में बाद में अटैच करते हैं, कंप्यूटर में बाहर से ये मेमोरी लगाई जाती है, तो इसको कहते हैं बाह्य मेमोरी। बाह्य मेमोरी या इसे कह सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। क्या कह सकते हैं भाई, एक्सटर्नल मेमोरी कहा जा सकता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है कि मेन जो रीजन था कि प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी क्यों कही गई, सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी क्यों कही गई, और सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो अतिरिक्त डाटा को, किसको, यहाँ आप एक लाइन और ऐड कर ले, अतिरिक्त डाटा को सेव करने हेतु, अतिरिक्त डाटा को सेव करने हेतु हम जो है सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं मेमोरी क्या है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। मेमोरी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान है जहाँ पे डाटा को सेव करके रखा जाता है। कंप्यूटर में बेसिकली जो मेमोरी होती है वो दो भागों में बटी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम धीरे धीरे करके। पहले प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम मेमोरी वाले चैप्टर को। देखिएगा, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस द्वारा को डेटा और निर्देश कंप्यूटर सिस्टम को दिए गए हैं, वे डेटा और निर्देश स्टोरेज मीडिया के द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं। ये स्टोरेज मीडिया ही क्या कहलाती है, ये कहलाती है मेमोरी। अब स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी क्या है,
हम कंप्यूटर को स्टोरेज यूनिट, मतलब कंप्यूटर में हम इस स्टोरेज डिवाइस को स्टोरेज यूनिट भी कह सकते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल में आप जो भी डेटा और फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, वो कंप्यूटर में लगी यूनिट स्टोरेज डिवाइस में जाकर स्टोर होती है। ठीक है, तो जो भी डाटा आप सेव करते हो वो कहाँ स्टोर होगी भाई, स्टोरेज यूनिट में होगी। चलिए आगे, आगे देखिए, मेमोरी की इकाइयाँ। कंप्यूटर में मेमोरी एक चिप को दर्शाती है। भाई कंप्यूटर में ये मेमोरी क्या है, एक फिजिकल चिप है, एक भौतिक चिप है। तो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है अर्धचालक पदार्थ यानी सेमीकंडक्टर मैटर की बनी होती है। ठीक है, अब अर्धचालक पदार्थ मतलब इसको बनाने के लिए, जैसे अर्धचालक पदार्थ की मैं बात करूँ, सिलिकॉन का यूज हो सकता है, जर्मेनियम का यूज हो सकता है। ठीक है, मेमोरी एक चिप को दर्शाती है जो डेटा एवं निर्देशों को स्टोर करती है। और आपको जब कल अपन ने मदरबोर्ड के बारे में पढ़ा था, तभी मैंने आपको बताया था कि ये चिप कहाँ लगी होती है, ये लगी होती है मदरबोर्ड पर। कहाँ लगी होती है भाई, मदरबोर्ड पे लगी होती है। मेमोरी या स्टोरेज क्षमता को मापने के लिए मात्रक निर्धारित है। अब जो ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, इसके मापन के लिए एक मात्रक भी होता है, जिन्हें कंप्यूटर मेमोरी की इकाई या मेमोरी यूनिट कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मेमोरी की यूनिट क्या होती है। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर किसी भी निर्देश को 0 1 के रूप में लेता है, किसी भी निर्देश को 0 1 के रूप में लेता है, और 0 1 के रूप में ही उसको प्रोसेस करता है, और 0 1 के रूप में ही उसको आउटपुट में चेंज करता है। यानी कंप्यूटर में जो भी काम होगा वो इन 0 1 डिजिट में बेस्ट है। और ये 0 1 जो डिजिट होते हैं, इनको कहते हैं द्विआधारी अंक। क्या कहते हैं भाई, को कहते हैं द्विआधारी अंक। और इन्हीं को कहा जाता है बाइनरी डिजिट। क्या कहा जाता है भाई, बाइनरी डिजिट। अब आप एक चीज सपोज कीजिएगा कि कंप्यूटर के अंदर जब सारे ही काम 0 और 1 पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो डाटा स्टोर भी होगा किसी इलेक्ट्रॉनिक स्थान पे जाके, वो भी किस रूप में होगा भाई, 0 1 के रूप में ही स्टोर होगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर अगर हम बात करें मेमोरी, तो मेमोरी को मापने की जो यूनिट होती है, वो यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, फिर सबसे बड़ी यूनिट क्या है, उसको लेके भी देखो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। तो कंप्यूटर में जब भी कोई निर्देश दिया जाता है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि निर्देश हमेशा 0 1 के रूप में जाएगा। फिर धीरे धीरे निर्देशों का समूह बनेगा, और निर्देशों का समूह या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोग्राम। और फिर प्रोग्रामों का भी एक समूह होगा, और प्रोग्रामों का समूह या सेट ऑफ प्रोग्राम वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर। यानी विदाउट सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो भाई पहली चीज, ये सॉफ्टवेयर बना, सॉफ्टवेयर से पहले प्रोग्राम बने, और ये प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, निर्देशों का समूह है। और जो निर्देश होते हैं वो किस रूप में होते हैं भाई, 0 1 के रूप में होते हैं। तो यानी कि हम जो ये निर्देश जो प्रोग्राम में कन्वर्ट होंगे, और ये प्रोग्राम ही है जो डाटा मतलब प्रोसेस डाटा के रूप में कन्वर्ट होंगे। तो भाई हम अगर बात की जाए बेसिकली हम डाटा को किस रूप में सेव करेंगे, तो हम डाटा को जो है 0 1 के रूप में ही सेव। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है, मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो कंप्यूटर में मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है 0 1, से कहते हैं बिट। इसमें से प्रत्येक अंक को क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिट कहा जाता है। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, और बिट में 2 ही अंक आपको रखने हैं, 0 1। इस बिट का मतलब क्या है, इस बिट का मतलब है, देखो बी आई का मतलब तो होता है बाइनरी, और टी जो है, ये टी लिया गया है डिजिट का, डिजिट का सबसे लास्ट वाला अंक जो टी है वो लिया गया है, उससे ये बना है बिट। ये बिट शॉर्ट फॉर्म बनी है बाइनरी डिजिट से। कहाँ से बनी है भाई, बाइनरी डिजिट से बनी है। चलिए, तो यहाँ पर देखो कि बिट 0 1 कंप्यूटर में शाब्दिक डाटा स्पेस की सबसे छोटी इकाई है। अब छोटी सी एक जो है, आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो कि कई बार कई एग्जाम में घुमा के दिया जाता है, और हम नहीं समझ पाते कि इसका आंसर क्या देना है, बिट देना है, बाइट देना है। अब देखो कि अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर में किसी भी शाब्दिक डाटा के स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट 0 1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा या सूचना या किसी भी एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। यानी फाइनली अगर हम बात करें, भले ही हम मेमोरी को मापते हैं 0 1 यानी बिट से मापना शुरू करते हैं, लेकिन जो डाटा स्टोर किया जाता है, तो डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई जो होगी ना, वो होगी बाइट। क्या होगी भाई, बाइट। अब ये बाइट क्या है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ से ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम में इसको लेके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछ लिया जाए कि मेमोरी को मापने की इकाइयां हैं, उसका आरोही क्रम क्या होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, या अवरोही क्रम क्या होगा, दिस असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो पहले तो अगर आपको सारी मेमोरी यूनिट्स मालूम है कि किस मेमोरी यूनिट में कितना डाटा हो सकता है, अगर वो सब कुछ याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एक बिट किसके बराबर होता है, एक बिट बराबर होता है 0 1 के। किसके बराबर होता है भाई, 0 1 के बराबर होता है। ठीक है, और 1 का मतलब कंप्यूटर में ऑन है और 0 का मतलब कंप्यूटर में ऑफ है। ठीक है, और कल ही हमने चर्चा की कि जब हम स्विच बोर्ड से स्विच ऑन करते हैं, कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कंप्यूटर ऑन होता है, तो मदरबोर्ड पर सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रिसिटी का निर्देश जाता है ये भी 0 1 के रूप में जाता है। और मदरबोर्ड पे सीपीयू के पास सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और सीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर में बाकी सारे कंपोनेंट्स के पास में इलेक्ट्रिसिटी को भेजने का काम करता है। ठीक है, और वो भी किस रूप में भाई, 0 1 के रूप में। यानी अगर हम कहें तो कंप्यूटर में होलसेल सारे ही काम जो है इन 0 1 के बिना हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, चलो आगे। अब आगे देखो, एक बिट बराबर किस क्या हो गया भाई, 0 1 के बराबर हो गया। एक बाइट बराबर क्या होगा, एक बाइट बराबर होगा 8 बिट। क्या होगा भाई, 8 बिट। अब इस 8 बिट से पहले भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि एक निब्बल किसके बराबर होता है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है। तो यहाँ की स्लाइड में ये मेंशन है नहीं, कोई बात नहीं, अपन लिख लेंगे साइड में एक अलग तरीके से। चलिए तो देखो कि एक निब्बल किसे कहेंगे। सबसे पहली चीज, एक बिट बराबर क्या होता है, 0 1 होता है। तो यहाँ पर ही ऐड करके आप साइड में लिख लो कि एक निब्बल बराबर हाफ बाइट। क्या होती है भाई, हाफ बाइट। हाफ बाइट का मतलब है, यानी कि हम कह दें कि 4 बिट बराबर एक निब्बल होती है। 4 बिट के बराबर क्या होता है भाई, एक निब्बल होता है। 4 बिट का मतलब ये जो 0 1 के समूह है ये 4 होंगे, ये 0 1 का एक समूह, ये 0 1 का दूसरा समूह, ये 1 0 का तीसरा समूह, ये 0 1 का एक और समूह। जब इस तरीके से इस बिट के 4 समूह बन जाएंगे, 4 ग्रुप होंगे, यानी 4 बिट बराबर किसके बराबर होगा भाई, एक निब्बल के बराबर होगा। समझ में आ गई ये बात। चलिए, अगर ये नहीं ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक ब्लैंक स्लाइड में मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। देखो, एक बिट में हमने कितने अंकों को रखा है, एक बिट बराबर हमने 0 1 यानी इन दो अंकों को रखा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 4 बिट, तो 4 बिट में आपको पता है जब एक बिट 0 1 के बराबर है तो 4 बिट क्या हो जाएगा भाई, ये 0 1 का एक कोड, फिर 0 1 का एक कोड, फिर 0 1 का एक कोड, और फिर 0 1 का एक कोड। 4 बिट बराबर होता है एक निब्बल। 4 बिट बराबर किसके होता है भाई, एक निब्बल के। ठीक है, अब एक निब्बल हो गया। अब आगे सुनना कि जब आपसे पूछा जाए एक बाइट किसके बराबर होगा, या एक बाइट जैसे 4 बिट बराबर एक निब्बल हो गया, तो 8 बिट बराबर क्या होगा, 8 बिट को क्या कहेंगे, चलो डायरेक्ट यहीं से समझते हैं अपन, है ना। 4 बिट तो एक निब्बल के बराबर हो गया। अगर आपसे कहा जाए 8 बिट, तो 8 बिट क्या कहलाएगा भाई, 8 बिट बराबर होती है एक बाइट। क्या होती है भाई, एक बाइट। ठीक है, अब देखो 4 बिट जब एक निब्बल कहला रही थी, ठीक है, 8 बिट क्या हो जाएगी भाई, 8 बिट को हम दो निब्बल कह सकते हैं। 8 बिट को हम क्या कह सकते हैं भाई, दो निब्बल भी कह सकते हैं। और 8 बिट को जब आप दो निब्बल कह सकते हो तो इसको क्या कह सकते हो, एक बाइट भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलें। और आगे देखो कि जब 4 बिट बराबर एक निब्बल होता है और 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अर्ध बाइट किसे कहेंगे। एक बाइट में जब 8 बिट आ रहे हैं, एक बाइट में जब 8 बिट आ रहे हैं, तो हाफ बाइट किसे कहेंगे। हाफ बाइट क्या होगा, या हाफ बाइट में कितने बिट आएंगे। जाहिर सी बात है कि हाफ बाइट में कितने बिट आएंगे भाई, 4 बिट आएंगे। और 4 बिट अपने आप में क्या कहला रहा है, एक निब्बल। तो एक निब्बल को आप हाफ बाइट या अर्ध बाइट भी कह सकते हो। एक निब्बल को आप हाफ बाइट या अर्ध बाइट भी कह सकते हो। ठीक है, चले आगे, चलो आगे बढ़ते आगे। एक बिट बराबर 0 1, 4 बिट बराबर एक निब्बल, 8 बिट बराबर एक बाइट। अब एक बाइट में कितने, मतलब अगर हम आगे बात करें और बड़ी इकाइयों की, तो अब बड़ी इकाइयाँ इसकी क्या क्या हो सकती है। तो बड़ी इकाइयाँ देखो कि अब अपन को बाइट से चलना है, किलो बाइट की ओर, मेगा बाइट की ओर, गीगा बाइट की ओर, है ना। चलो अब देखो कि ये एक बाइट बराबर तो हो गया 8 बिट्स। ठीक है, 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है, 1 किलो बाइट्स किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स मिलकर किसका निर्माण करेंगे भाई, 1 किलो बाइट का निर्माण करेंगे।
फिर 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स मिलकर किसका निर्माण करेंगे? 1 मेगाबाइट का निर्माण करेंगे। आगे 1024 मेगाबाइट्स जो है उसके द्वारा किसका निर्माण होगा भाई? मेमोरी की 1 गीगाबाइट यूनिट का निर्माण होगा। फिर 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होगा भाई? 1 टेराबाइट के बराबर होगा। इसी तरीके से 1024 टेराबाइट किसके बराबर होगा? 1 पेटाबाइट के। 1024 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट के। 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट के। और 1024 जेटाबाइट 1000 योटाबाइट के। अब क्या इसके आगे मेमोरी की यूनिट नहीं है? बिल्कुल है इसके आगे भी। अगर हम बात करें योटाबाइट के बाद में आता है ब्रोंटाबाइट, है ना, एक्साबाइट, जोंटाबाइट। तो ऐसे आगे और भी यूनिट है, लेकिन वर्तमान में हम लोग जो है अभी उन मेमोरी यूनिट का उपयोग नहीं करते हैं, तो अभी हमें उन पे नहीं जाना है ना। सबसे बड़ी अगर बात करी जाए, सबसे बड़ी जो है मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है ब्रोंटाबाइट। कौन सी होती है भाई? ब्रोंटाबाइट। तो अभी बस ये है कि एक कल्पना है कि इतने लिमिट तक का भी हम जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या ये एक इमेजिनेशन है हमारी कि इतना बड़ा डाटा भी है जो उसकी यूनिट ये हो सकती है, ब्रोंटाबाइट तक उसकी यूनिट हो सकती है ना। वो सिर्फ अभी कल्पना में है, हम उसका यूज नहीं करते। हम तो वैसे भी बेसिकली अगर बात करें तो हम तो जेटाबाइट, एक्साबाइट और योटाबाइट इनका भी उपयोग अभी हम नहीं करते हैं वर्तमान में, ठीक है। हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं सिर्फ किलोबाइट से लेके पेटाबाइट तक की मेमोरी यूनिट का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो अब उसमें भी ये जो स्लाइड है इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आप सिर्फ यहां तक याद रख लीजिए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, ये 4 यूनिट आप याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है अभी तक भी एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड आया है, और आगे भी संभावना है कि इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो भाई सबसे छोटी इकाई तो होती है बिट, और सबसे बड़ी इकाई होती है ब्रोंटाबाइट, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, लेकिन इस स्लाइड के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भाई? योटाबाइट है, ठीक है। चलिए अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो इनको याद करने के तरीके हैं कि जैसे अगर आपको याद रखनी है, ये तो देखो नॉर्मली ये चीज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी भाई कि 1 बिट बराबर 01 होता है, 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है, यहाँ तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है। ये 3 चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसके बाद कैसे याद रखें? तो इसके बाद याद रखने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, और ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए भाई, आपको याद रखना है काला मन गोरी तेरा, काला मन गोरी तेरा। वैसे किसी भी गोरी का मन काला नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम बस चीजों को याद रख सके इसलिए ये एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है, ठीक है। काला मन गोरी तेरा, काला मन गोरी तेरा का मतलब आपको क्या याद रखना है कि 1024 बाइट जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है किलो बाइट के। किसके बराबर है भाई? किलो बाइट के, ठीक है। फिर देखो काला मन, काला मन यानी अब किलो बाइट के बाद में क्या आएगी भाई? मेगाबाइट। तो यहाँ पर सीधा सा याद रखोगे आप कि भाई 1024 किलो बाइट किसके बराबर है? 1 मेगाबाइट, ठीक है। अब आगे देखो काला मन गोरी तेरा, गोरी यानी जी आ गया, जी का मतलब गीगाबाइट, जी का मतलब गीगाबाइट, ठीक है। तो मेगाबाइट के बाद में जो मेमोरी की यूनिट आएगी वो क्या होगी भाई? गीगाबाइट। तो इसको याद रखोगे, 1024 मेगाबाइट बराबर होती है 1 गीगाबाइट के, ठीक है। फिर देखो काला मन गोरी तेरा, तेरा तेरा का मतलब यहाँ पर टी आ रहा है, टी का मतलब टेराबाइट, टी का मतलब टेराबाइट, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है 1024 गीगाबाइट बराबर होती है 1 टेराबाइट, ठीक है। अगर आपने ये शॉर्ट ट्रिक याद कर ली, देन क्वेश्चन कोई सा भी पूछ ले एग्जाम में, इसके असेंडिंग ऑर्डर को लेके पूछ ले या इसके डिसअसेंडिंग ऑर्डर को लेके पूछ ले, यानी आपसे पूछ ले कि मेमोरी की इकाई को आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद है तो इससे आप आरोही अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। भाई सबसे पहले किलोबाइट, उसके बाद में मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट, और गीगाबाइट के बाद में टेराबाइट। अब यहाँ से क्वेश्चन तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भाई? टेराबाइट। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाई? किलो बाइट, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर देखोगे तो छोटे से बड़े की ओर, और दिस असेंडिंग ऑर्डर देखोगे यानी अवरोही क्रम देखोगे तो बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो यहाँ जो है इस तरीके से आपको ये मेमोरी की यूनिट जो है याद रखनी है। और इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो प्लीज इसको छोड़ के ना जाए आप, और बिल्कुल इसको हल्के में भी नहीं लेना है। बिल्कुल आते हैं इसके क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है मेमोरी की यूनिट क्या होती है, और मेमोरी की यूनिट सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। चले आगे, चलिए अब ये मेमोरी की यूनिट तो अपन ने देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे देखिएगा कि
कंप्यूटर में मेमोरी होती कितने प्रकार की है? तो कंप्यूटर में मेमोरी बेसिकली होती है टू टाइप्स की, दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मतलब आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी यानी इसको प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, यानी जिसको एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि ये कंप्यूटर में बाहर से अटैच की जाती है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी या बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी भी होती है दो प्रकार की। एक होती है रैम मेमोरी, की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होती है रोम मेमोरी यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलो आगे। रैम में भी अगर हम बात करें तो रैम के भी टाइप्स होते हैं। एक होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी एस रैम, और एक होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम। क्या है ये एस रैम, क्या है ये डी रैम, ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे एक एक मेमोरी को जब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपको यही ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। रैम के भी हम बात करें तो रैम के भी जो है दो प्रकार है, वैसे तो रैम के तीन प्रकार होते हैं, आगे आएगी एस डी रैम मेमोरी, है ना। ठीक है, तो इसके रैम के होते हैं तीन प्रकार। इधर आ जाइए, रोम की बात करें तो रोम के भी होते हैं तीन प्रकार। एक होती है प्रोम, प्रोम यानी पी रोम, पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आती है एक ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सॉरी इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो एक प्रकार आता है रोम का ईईपी रोम। ईपी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीच ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जो रोम को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो इन तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि ये टाइप क्या है और किस तरीके से रोम जो मेमोरी है वो इन टाइप में कैसे काम करती है। चलिए, अब आगे देखो सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। तो पहले तो इसके लिए आप यहाँ लिख लेंगे बाह्य मेमोरी, बाह्य मेमोरी है। और यहाँ साथ ही साथ एक चीज और लिख लीजिए आपकी एक्स्ट्रा डाटा स्टोर करने हेतु, एक्स्ट्रा डाटा स्टोर करने हेतु हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी भी कई प्रकार की होती है, जैसे एक होती है मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी होती है, एक होती है ऑप्टिकल मेमोरी, और एक होती है फ्लैश स्टोरेज मेमोरी, या आगे मैं बात करूँ इसी को कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अब देखो मैग्नेटिक मेमोरी की बात करें, तो मैग्नेटिक स्टोरेज मेमोरी होती है या मैग्नेटिक जो मेमोरी होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी मेमोरी जिसको बनाने के लिए चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किया गया होगा। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थों से निर्मित जो मेमोरी होती है वो कहलाती है मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक मेमोरी में मैं अगर बात करूं तो एक तो होती है मैग्नेटिक टेप मेमोरी, और एक होती है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, है ना। यहाँ मैग्नेटिक मेमोरी को भी हम जो है दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। टेप की बात करें तो जैसे आपने पुराने टेप रिकॉर्डर में देखा होगा, पुराने टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट होती थी, उस कैसेट पे प्लास्टिक का एक रिबन होता था, मतलब उस कैसेट के अंदर वो प्लास्टिक की रील चलती थी, उस रील पे ही हमारा सारा डाटा होता था, है ना। तो वो तो कहलाती है मैग्नेटिक टेप मेमोरी। कौन सी मेमोरी भाई? मैग्नेटिक टेप मेमोरी। और उसके अलावा मैं बात करूं तो नेक्स्ट आती है मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। और मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी जो होगी वो एक तरीके से वृत्ताकार प्लास्टिक की प्लेट होगी, जैसे लाइक आपने देखा ही होगा सीडी डीवीडी वगैरह ना, हालांकि वो तो ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है, लेकिन जैसे ऐसे वर्ताकार प्लेट जैसी ये डिस्क होती है। ठीक है, और इस पे जो है चुंबकीय पदार्थ की कोटिंग की होती है, मैग्नेटिक मैटर की कोटिंग की होती है, परत चढ़ाई हुई होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी। ठीक है, अब मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी में भाई इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो हार्ड डिस्क हमें पढ़नी है मैग्नेटिक डिस्क में, हमें पढ़ना है फ्लॉपी डिस्क पढ़ना है हमें मैग्नेटिक डिस्क में, तो मैग्नेटिक डिस्क में हम फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क के बारे में बात करेंगे। एक और होती है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है भाई? सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, इसके बारे में भी हमें मैग्नेटिक डिस्क के अंदर ही पढ़ना है। फिर देखो ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी कौन कौन सी होगी, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से आप पहले तो ये चीज की जो प्रकाशीय पद्धति पे आधारित होगी। ठीक है, तो प्रकाशीय पद्धति पे आधारित होगी तो वो वाली डिस्क क्या कहलाएगी भाई? ऑप्टिकल डिस्क कहलाएगी। और ऑप्टिकल डिस्क में हमें पढ़ना है सीडी, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। सीडी डीवीडी जो है एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी में भी किस प्रकार की मेमोरी है भाई? ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी। फिर आगे देखो, आगे हमें पढ़ना है फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश स्टोरेज
का मतलब कि इतनी छोटी मेमोरी जिसमें डाटा भी बहुत सारा आ सकता है लेकिन बहुत छोटी होती है और इजीली पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब कि उसको आप इजीली कैरी कर सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान में। लाइक आप उसको हैंड में स्टोर करके भी लेके जा सकते हो, आप अपने उसको पॉकेट में लेके जा सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इतना छोटा होता है कि हम उसको हाथ में भी एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जा सकते हैं, पॉकेट में डाल के भी ले जा सकते हैं। तो फ्लैश मेमोरी वही होगी के अंदर साइज तो है छोटा लेकिन डाटा बहुत अच्छे से स्टोर हो सकता है, डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकता है, डाटा लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और इजीली पोर्टेबल होती है, इजीली कैरिएबल होती है हमारे लिए। तो वो वाली मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, चलिए अब देखो फ्लैश मेमोरी में अगर हम बात करें तो जैसे लाइक पेन ड्राइव हो गया, लाइक मेमोरी कार्ड हो गए, है ना, ये सारे किसके उदाहरण है भाई? फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी को हम जो है 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी, फ्लैश या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। इसको दोनों एक ही चीज है, या फ्लैश मेमोरी बोलिए आप इसे या इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ठीक है, तो 4 भागों में हमें सेकेंडरी मेमोरी पढ़नी है और 2 भागों में हमें जो है प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़नी है। आई होप ये चार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी देखे हैं और ये स्लाइड भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि कभी कभी इनके एग्जाम्पल को लेके क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी है या नहीं है, निम्न में से कौन सी एक फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है या नहीं है, निम्न में से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी है या नहीं है। आपको ये भी याद रखना है। बेसिक पहले आप ये ऊपर का ये पूरा याद रखेंगे, फिर हम जो है डिटेल से इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके प्राइम मेमोरी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे कार्य के डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। तो जब अपन ने कल सीपीयू की प्रोसेसिंग देखी थी कि सीपीयू प्रकार से वर्क करता है, तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा इनपुट किया जाता है। इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो डाटा इनपुट किया जाता है वो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर लगी चिप में जाता है। अब मदरबोर्ड पर 2 चिप लगी हुई है, एक लगी हुई है रैम चिप, ठीक है, और एक लगी हुई है रोम चिप। यानी कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर जो ये मेमोरी लगी हुई है ये मेमोरी कहलाती है प्राथमिक मेमोरी और ये कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। और ये कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी है क्योंकि कंप्यूटर के अंदर लगी है, हम उसको बाहर से नहीं लगा रहे। ठीक है, कंप्यूटर को बनाते समय ही लगा दिया गया है इनको। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो डाटा इनपुट किया जाता है सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा भाई? रैम मेमोरी के पास पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद में रैम से कहाँ जाएगा? एएलयू के पास जाएगा। एएलयू के द्वारा प्रोसेस डाटा हो जाएगा, मतलब डाटा को प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो फिर प्रोसेस डाटा कहाँ जाएगा? रोम मेमोरी के पास जाएगा। तो ये कंप्यूटर की स्वयं की मेमोरी है तो पहले से इसमें इनबिल्ड है और डाटा जाता भी सबसे पहले इसी में है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, कंप्यूटर पे काम करने बैठेंगे तो डाटा सबसे पहले इन्हीं मेमोरी के पास जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे कार्य के डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। क्लियर हो गया है यहाँ पे? आगे देखो, इसे सेमी कंडक्टर यहाँ पर आप लिखेंगे सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक, सेमी कंडक्टर अर्धचालक या आंतरिक मेमोरी यानी मेन मेमोरी। आंतरिक मेमोरी तो भाई इसलिए कहेंगे ना क्योंकि कंप्यूटर में मदरबोर्ड पे पहले से अंदर लगी हुई होती है, इसलिए इसको आंतरिक मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का मतलब है मुख्य मेमोरी। भाई मुख्य मेमोरी तो यही है, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करते हो, कोई भी डाटा इनपुट करना स्टार्ट करते हो तो वो जाता सबसे पहले इन्हीं मेमोरी के पास में है। तो मेन मेमोरी तो यही हुई। ठीक है, तो इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसे आंतरिक यानी इंटरनल मेमोरी, इसे मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर से सीधी कनेक्ट होती है, तो भाई बिल्कुल होती है प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर से सीधी कनेक्ट क्योंकि ये पहले से मदरबोर्ड पे लगी होती है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में तेज होती है। इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन है कि इनमें डाटा स्टोर बहुत कम होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा कि हमें सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्यों पड़ी कंप्यूटर में। हमें सेकेंडरी मेमोरी, जब भी डाटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, अब डाटा एक्स्ट्रा कब होगा? जब डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो एक्स्ट्रा डाटा को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं ना। तो भाई जाहिर सी बात है कि एक्स्ट्रा डाटा हो रहा है, इसका मतलब जो रैम और रोम है इनकी कैपेसिटी डाटा को स्टोर करने की थोड़ी कम है, यानी जितनी की स्टोरेज कैपेसिटी होगी उतने ही डाटा को ये स्टोर कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि इसकी डाटा इसके अंदर कम स्टोर होगा, तो डाटा कम स्टोर है तो डाटा एक्सेस भी जल्दी होगा। डाटा एक्सेस करने का मतलब डाटा को रीड एंड राइट करना। मतलब फॉर एग्जांपल
आपने कोई गाना चलाया है, अब एक सीडी है, उस सीडी में मान लो आपने 10 गाने ही स्टोर करा रखे हैं, यानी डाटा कम है। और एक दूसरी सीडी है जिसमें आपने 20 गाने स्टोर कर रखे हैं, तो डाटा किसमें ज़्यादा भाई? जिसमें 10 गाने हैं। अब आप उन दोनों सीडी को एक ही टाइम पे स्टार्ट कर दो और वो सारे सॉन्ग चलाना स्टार्ट कर दो, तो आपको पता है कि जिस सीडी में सिर्फ 10 गाने हैं, उस सीडी के गाने बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें डाटा ही छोटा है। तो डाटा एक्सेस भी जल्दी होगा। डाटा एक्सेस करने का मतलब कि डाटा जल्दी से रीड एंड राइट किया जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो चलिए, यहाँ पर देखो, रैम और रोम मेमोरी में डाटा कम स्टोर होता है, डाटा कम होता है, इसलिए डाटा एक्सेस भी जल्दी होता है। और डाटा एक्सेस करने की दर अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब उस मेमोरी की स्पीड भी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा, ये लाइन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में क्या होती है भाई? तेज होती है, क्योंकि डाटा कम होता है, इसलिए डाटा जल्दी एक्सेस किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी के प्रकार, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी होती है दो प्रकार की, रैम एंड रोम। और उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रैम के बारे में। रैम को देखो, रैम की सबसे मतलब रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको एक चीज ध्यान रखना है, इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों रखा गया है? क्योंकि देखो कि जब तक लाइट रहती है, यानी कि जब तक कंप्यूटर में विद्युत सप्लाई हो रहा है, जब तक करंट सप्लाई हो रहा है, तब तक तो हमारा डाटा इस रैम के अंदर रहेगा। और जैसे ही लाइट जाएगी, जो भी डाटा आपने टाइप किया है वो रैम मेमोरी से नष्ट हो जाएगा। यानी जब दोबारा लाइट आएगी, दोबारा आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, तो आपको फिर से उसके अंदर डाटा क्या करना पड़ेगा? डाटा आपको फिर से टाइप करना पड़ेगा, डाटा फिर से इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिस समय लाइट गई उस समय अगर डाटा आपका रैम में, तो भाई इसका सीधा सीधा असर पड़ता है, लाइट का सीधा सीधा इस पे असर है। लाइट चले जाने पे रैम से डाटा नष्ट हो जाता है, लाइट जब तक रहती है तब तक रैम में डाटा रहता है। एक तरीके से ये जो रैम मेमोरी है, वो हम कहते हैं परिवर्तनशील मेमोरी। परिवर्तनशील मेमोरी का मतलब है कि भाई लाइट पे इसका प्रभाव है, लाइट के अकॉर्डिंग ये परिवर्तित होती रहती है, ये परिवर्तनशील मेमोरी है। दूसरी, इसमें डाटा स्थायी रूप से नहीं रहता है, तो ये अस्थायी मेमोरी है, यानी इसको हम टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं। और इसमें डाटा जो है उसको क्रमबद्ध रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं होता है, यानी आपने जो भी डाटा इनपुट किया है, जरूरी नहीं है कि उनमें से कौन सा डाटा आपका पहले प्रोसेस होगा। अगर एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस तरीके से आपका डाटा प्रोसेस होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मेमोरी जो है सिक्वेंशियल मेमोरी है, क्रमबद्ध तरीके से उसमें डाटा को प्रोसेस किया जाता है। लेकिन अगर क्रमबद्ध तरीके से डाटा प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन सिक्वेंशियल मेमोरी है, यानी कि उसमें क्रमबद्धता से डाटा को रीड एंड राइट नहीं किया जाता है। तो देखो, रैम में डाटा को क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है। यानी कि सपोज कीजिएगा कि आपने कंप्यूटर को 4 ऑर्डर दिए ना, 4 ऑर्डर, अब आपने कंप्यूटर को 4 कोई भी काम दे दियो, लाइक जैसे आपने पहला काम दे दिया 2+4 का, दूसरा काम आपने दे दिया 2×3 का, तीसरा काम आपने दे दिया 10/5 का काम। ये आपने 3 काम कंप्यूटर को अभी दिए। अब ये तीनों ही डाटा, यानी ये तीनों ही ऑर्डर कहाँ है? रैम मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आपने जो ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर को कंप्यूटर प्रोसेस करे, है ना, उसी निर्देशों को कंप्यूटर पहले पढ़े। इनमें से किसी भी निर्देश को कंप्यूटर पहले पढ़ के पहले प्रोसेस कर सकता है। तो रैम में डाटा को क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं होता है, अर्थात डाटा कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। इसमें डाटा को पढ़ना तथा लिखना तीव्र गति से होता है। अब आप पूछेंगे कि ये डाटा को पढ़ना या लिखना क्या होता है, रीड एंड राइट करना क्या होता है? ध्यान से समझना। पहले, इससे पहले कि जो ये लाइन है कि क्रमबद्ध पढ़ना आवश्यक नहीं है, यानी रैंडमली हम डाटा को कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए इस मेमोरी का नाम भी क्या रखा गया है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी अक्रमबद्धता तरीके से डाटा को एक्सेस करना, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखो डाटा को रीड एंड राइट करना क्या होता है समझना। जब आप रैम मेमोरी में डाटा इनपुट कर सकते हैं, अब जब लाइट चली जाएगी तो डाटा यहाँ से नष्ट हो जाएगा, और आप दोबारा से इस पे क्या कर सकते हो? डाटा लिख सकते हो। आपने पहली बार जब डाटा लिखा और वो डाटा एक्सेस हो गया, है ना, तो वो तो कहता है कि डाटा को पढ़ना। डाटा को एक्सेस करने का मतलब होता है, डाटा को चलाने का मतलब होता है डाटा को रीड करना। ठीक है, और डाटा को हटाकर फिर नया डाटा फिर से आप लिखते हो, तो वो कहलाता है डाटा को लिखना। तो रीड एंड राइट का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी भी डिस्क से या किसी भी स्टोरेज डिवाइस से डाटा को एक्सेस किया जाता है, तो वो तो कहलाता है रीड करना। जैसे मान लो कि एक सीडी में सॉन्ग मैंने भरवा रखे, 10 सॉन्ग मैंने उसके अंदर करवा रखे हैं। ठीक है,
अब मैं उन गानों को चलाती हूँ, है ना, यानी मैंने सॉन्ग चला दिए हैं, तो सॉन्ग चल रहे हैं तो इसका मतलब डाटा रीड हो रहा है, डाटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने उसी सीडी में उन सारे सॉन्ग को डिलीट करवा के फिर से नए सॉन्ग डलवाए हैं, तो वो कहलाता है डाटा को राइट करना, डाटा को लिखना, ठीक है। तो डाटा रीड एंड राइट का प्रोसेस क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब देखो, रेम के लिए आपको ये लाइन स्पेशल याद रखनी है कि इसमें डाटा को पढ़ना व लिखना तीव्र गति से होता है। भाई बिल्कुल होता है तीव्र गति से, क्योंकि यहाँ पर डाटा को मिटाने की आवश्यकता हमें है ही नहीं, डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। जब लाइट चली जाती है तो यहाँ से डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हम दोबारा से डाटा को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पढ़ना व लिखना तीव्र गति से होता है। और जाहिर सी बात है कि भाई रैंडमली है, कहीं से भी डाटा को उठा के पढ़ सकते हो, तो उसलिए भी इसमें डाटा को पढ़ना व लिखना बहुत तेज होता है। और अगर एक सीक्वेंस से आपको डाटा को पढ़ना होता है तो फिर आपको वेट करना होता है कि जैसे कि अगर मान लो कि 10 गानों की आपने एक लिस्ट लगा दी है, पहले पहला गाना चलेगा, अब आपको सुनना है 6 नंबर का गाना, लेकिन उससे पहले आपको 5 गाने सुनने ही पड़ेंगे, वहां तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना काम आपको करना पड़ता है। तो जब सिक्वेंशियल तरीके से डाटा रीड एंड राइट होता है तो वहां पर समय लगता है, लेकिन जब डाटा रैंडमली एक्सेस होता है तो वहां पर उतना समय नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, अब रैम को अस्थायी मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। तो रैम एक प्रकार की क्या है भाई, अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। इसे वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है भाई, परिवर्तनशील। और मैंने आपको बताया कि जब तक लाइट रहती है तब तक डाटा रहता है, और लाइट चले जाने के बाद में डाटा नष्ट हो जाता है, इसका मतलब परिवर्तनशील मेमोरी है, ठीक है। तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, अर्थात परिवर्तनशील मेमोरी कहा जाता है। ये एक सेमीकंडक्टर चिप है भाई, ये इसको जब बनाया गया तो सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनाया गया है, तो ये एक सेमीकंडक्टर चिप होती है। किसी भी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा सबसे पहले रैम में ही स्टोर होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं सीपीयू के अंदर। रैम को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बने सिम्स, सिम्स का मतलब होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में इसको लगाया जाता है, मतलब इसका एक सॉकेट होता है। हम बात करें मदरबोर्ड पे, तो मदरबोर्ड पे इसका एक सर्किट होता है, वहां पर ये चिप लगाई जाती है, और इस सर्किट को कहा जाता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है। चलिए, रैम के प्रकार, रैम के प्रकार है एस रैम। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस रैम की गति तेज होती है, इस रैम को कम रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। तो जो जो रैम मेमोरी कम रिफ्रेश की जाती है, यानी वो ड्रड है, स्टैटिक है, कठोर है, उसमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी मेमोरी क्या कहलाएगी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाएगी, ठीक है। दूसरी हम बात करें, दूसरी होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जिसको कहते हैं डी रैम। डायनेमिक का मतलब है जिसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़े। तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो भाई रैम के ये दो प्रकार याद रखना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चले आगे, अब देखो रैम के लिए तो आपको बेसिकली 3 चीजें, 3 पॉइंट तो याद रखी नहीं है। एक तो ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है, लाइट चले जाने पर डाटा नष्ट हो जाता है। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी परिवर्तनशील मेमोरी होती है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा, इसमें जो डाटा है वो रैंडम एक्सेस किया जाता है। ये 3 चीजें आप रैम के लिए याद रख लीजिए, बस काफी है, इसके बाद आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। चलो, अब बढ़ते हैं आगे, और आगे देखिएगा। चलिए, अब आगे जो है हम रोम मेमोरी के बारे में जो है हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पर हमें जो है रोम के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि मेमोरी क्या है, कंप्यूटर में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्थान जहां पर डाटा स्टोर किया जाता है। देन हमने देखा कि मेमोरी को मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है, सबसे बड़ी इकाई ब्रोंटाबाइट कहलाती है, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने देखा कि जब असेंडिंग या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में हमें मेमोरी की यूनिट पूछ ली जाए तो हमें किस शॉर्ट ट्रिक से उसको याद करना है। और उसके बाद हमने देखा प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है 2 प्रकार की, रैम एंड रोम। फिर देखा सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हमने देखे। अब आगे जो है हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे रोम मेमोरी के बारे में। आज की क्लास यहीं तक, बहुत ही छोटी क्लास थी, बट आज की क्लास यहीं तक। और बने रहे आप जो है वेदांत क्लासेस के साथ में, इसी तरीके से बस पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।